नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूनिट 2 होने वाला है। ये यूनिट 2 का जो नाम है वो है संघर्ष के आयाम। इससे पहले हमने यूनिट 1 कवर कर लिया था। अब जो यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 की एक ही वीडियो होगी और एक ही वीडियो में फुल आपका जो भी यूनिट रहेगा वो हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। अब देखिए, आयाम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कि संघर्ष क्या होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 1 में करवा चुकी हूँ। अब हम यहाँ समझेंगे पहले कि आयाम क्या होता है। देखिए, आयाम का मतलब ये होता है कि उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, सांस्कृतिक होता है। तो बेसिकली ये होते हैं उसके आयाम। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये इसकी विचारधारा जो है, इस किसने बताया हमें ये सब चीज़ें, हमें इसके बारे में कहाँ से मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ कह सकते हैं, या इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगा। तो देखिए, संघर्ष के आयामों के बारे में ना जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने अपने विचार दिए हैं। इनकी ही विचारधारा है, इन्होंने ही अपनी विचारधारा में ये बोला है कि संघर्ष के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। उनका मानना ये है कि अगर विचारधारा समान होगी, यानी कि दो लोग हैं, मान लीजिए एक ये है दूसरा ये है, दोनों के बीच में अगर समान विचारधारा है, दोनों के दोनों सेम विचारधारा को मान रहे हैं, तो ये संबंध हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि इनका ग्रुप बन जाएगा। बट अगर दोनों की विचारधारा अलग है, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे दूसरा पर्सन है, इसकी विचारधारा ये है, इसकी विचारधारा ये है, तो ये आपस में इनकी जो विचारधारा अगर असमान रहेगी तो दोनों में विभाजन हो जाएगा, यानी कि हर समुदाय में विभाजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब खाली आपको यहाँ पर मतलब कहने का खाली मतलब ये है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमें बताया गया है संघर्ष के आयाम की जो भी विचारधारा है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बोला है कि अगर सेम विचारधारा होगी, सेम सोच होगी तो संबंध बनेंगे, समुदाय बनेगा। बट अगर सेम सोच नहीं होगी तो विभाजन होगा, किसके, समुदाय के बीच में। जाहिर सी बात है, अगर आप भी किसी क्लासरूम में हो या कहीं पे भी हो, आपका भी कॉलेज में ग्रुप बनता है, तो कॉलेज में ग्रुप आप किसके संग बनाते हो, जिसका नेचर या जिसकी विचारधारा आपसे मैच होती है, आप उन्हीं के संग उठते बैठते खाते पीते हो, राइट। अब एक बच्चा, मान लीजिए आप पढ़ने वाले बच्चे हो, एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, जो मतलब बहुत आवारा है या जो भी जिस भी टाइप का है, तो क्या आप लोग उसके संग रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे। जो बच्चा आवारा है, क्या वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे के संग पसंद करेगा रहना? नहीं करेगा। तो यही चीज़ है, जिसकी विचारधारा सेम होती है वो अक्सर एक होते हैं, और जिनकी विचारधारा अगर अलग होती है, दो लोगों की विचारधारा अगर अलग होती है, तो वो लोग मतलब डिवाइड हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है उनके समुदाय में। ठीक है। आशा करती हूँ आपको इन छोटी सी लाइनों का थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का आपने यूनिट 1 ही करवाया, आधा क्यों करवाते हो, पूरा करवाओ। अरे, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि हमें खुद भी पता है कि हमें आधा करवाया है। आप खाली पढ़ाई पे ध्यान दो ना। आप ये समझो कि आपके पास इसमें 5 यूनिट है या 4 यूनिट है, जितने भी यूनिट है, कम से कम जहाँ पे आपको 0 वीडियो मिल रही है वहाँ पे आपको 1 वीडियो तो मिली है ना, कम से कम उसी पे ध्यान दो। बच्चे ऐसे से कमेंट करते हैं कि मैम आधा करके छोड़ देते हो, आधा मत करवाया करो, ये वो, पता नहीं मतलब इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आती है उन बच्चों के अंदर जो इतने नेगेटिव कमेंट कर लेते हैं। भाई, हमें भी पता है कि हमें करवाना है, और हमारी भी कोशिश यही रहती है। आप अभी से नहीं पढ़ रहे हो, अभी से आप फ्री स्टडी के साथ नहीं जुड़े हो, आपको भी जुड़े हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं फ्री स्टडी के साथ जुड़े हुए। हमने जो भी कोर्स करवाया है पूरा ही करवाते हैं। कभी कभार ये होता है कि हाँ भाई, पेपर के 10 दिन पहले या 4 दिन पहले ही वो चीज़ कंप्लीट हुई होगी, होता है, टाइम नहीं होता है, टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, जो वीडियो मिल रही है पढ़िए, और नेगेटिव कमेंट मत करिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और आप लोग फिर ये नहीं, मतलब जिस बच्चे ने ये लिखा कि मैम आधा करवाया है, वो बच्चा ये भी लिख सकता था कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, या जो भी है आपने 1 यूनिट करवा दिया, यूनिट 2 भी करवा दो पोलाइट वे में। तो नहीं, ऐसा कमेंट किया है ना कि आप खुद जाके यूनिट 1 की वीडियो में जाके कमेंट देखना, और देखना कैसा कमेंट कर रखा है, बाकी छोड़ो, क्या ही करना।
विचारधारा देख लेते हैं। विचारधारा जो उन्होंने बताई है कि सेम विचारधारा हो सकती है, तो विचारधारा सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है और धार्मिक भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विचारधाराओं को एक करना चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि भारत एक विभिन्नता वाला देश है। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, विचारधारा के लोग रहते हैं। सभी के विचार जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेम ऐसे ही आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आप भारत का ही कॉन्टेक्स्ट यूज़ करो, आप कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये लाइन लिखने के बाद आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यह स्थिति भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे बस बेसिकली ये लिखा गया है कि विचारधाराओं को एक करना, विचारधाराओं के अंदर एकता लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि जैसे हमारे हाथों की उंगलियां, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही सारी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती हैं। सभी जाति धर्म के लोगों के विचार को एक करना बहुत मुश्किल होता है। संघर्ष किसी भी विचारधारा को लेकर हो सकता है, किसी भी मुद्दे को लेकर हो सकता है। प्रत्येक मुद्दे के अनुसार आयाम अलग हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पढ़ेंगे जो आपके यूनिट 2 में है, तो हम मुद्दे पढ़ेंगे। मुद्दे 3 मुद्दे हैं जो कि आपको पढ़ना है। पहला आपका लैंगिक वाला है, लैंगिक यानी कि जेंडर जो भेदभाव होता है वो है, और सेकंड आपका जाति वाला है, और थर्ड आपका जो है वो धार्मिक वाला है। ठीक है, तो आपके पेपर में तीनों से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लैंगिक और जाति वाला ज़रूर करके जाइए, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा धार्मिक में बच्चों को लिखने के लिए कंटेंट कम मिल पाता है, लेकिन हाँ लैंगिक में और जाति में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ही हमें ये पढ़ना है कि संघर्ष के आयाम क्या क्या हो सकते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इसमें शायद मैंने नहीं लिखा होगा, मैं आपको वर्बली बताती हूँ। उसमें ये था कि जो जेंडर आधारित भेदभाव है, या इस टाइप से क्वेश्चन था कि जेंडर आधारित भेदभाव के संदर्भ में संघर्ष के आयाम को समझाइए। तो जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका आंसर इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए संघर्ष के आयाम। संघर्ष के आयाम बेसिकली 4 हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया है कि आइए जेंडर विभाजित संघर्षों के संदर्भ में संघर्ष के आयाम को समझते हैं। यानी कि संघर्ष के आयाम को समझने के लिए हमें जेंडर आधारित संघर्ष को समझना होगा। ठीक है, अब देखिए जेंडर आधारित संघर्ष क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है आपको। जेंडर का मतलब क्या होता है, फीमेल हो गया या मेल हो गया। जब भी किसी सोसाइटी में या किसी राज्य में मेल या फीमेल के बीच में भेदभाव होता है, मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव होता है, और भेदभाव को लेकर जो संघर्ष उत्पन्न होता है, भेदभाव को लेकर क्या जो संघर्ष उत्पन्न होता है, वही कहलाता है जेंडर आधारित भेदभाव, या जेंडर आधारित संघर्ष। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जब किसी राज्य या किसी समाज में लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है, यहाँ पे एक लाइन लिखना इसके बाद कि लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है और उससे उत्पन्न होने वाला संघर्ष, जो संघर्ष होता है वही कहलाता है जेंडर आधारित संघर्ष। क्योंकि संघर्ष तो आपको बताना होगा ना। ये तो खाली यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब अगर सिर्फ इसका मतलब समझे तो ये तो भेदभाव हो गया, लेकिन भेदभाव से जो संघर्ष उत्पन्न होता है, जो लड़ाइयाँ होती है, चाहे वो हिंसात्मक हो चाहे वो अहिंसात्मक हो, वही होती है जेंडर आधारित संघर्ष। ठीक है, आशा करती हूँ आपको जेंडर आधारित संघर्ष की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई हो। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये यहाँ पे विभिन्न आयाम के थ्रू इसको समझाना है। तो यहाँ पे आप लाइनें भी लिख सकते हो कि आइए हम इसके संदर्भ में कुछ आयाम को समझते हैं। तो पहला आयाम क्या है, राजनीतिक आयाम। जब राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को दबाया जाता है, या उन्हें चुनाव या शासन के क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिलती, या उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार सांसद में या राजनीति के क्षेत्र में नहीं मिलता, तो उससे होने वाला संघर्ष राजनीतिक आयाम कहलाता है। कहने का मतलब ये है, खाली जो भेदभाव होता है लड़के और लड़की के बीच में, आपको उनके क्षेत्र बताने हैं कि किस क्षेत्र में हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में होता है, आर्थिक क्षेत्र में होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब आपको वही लिखना है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है कि वोट का अधिकार औरतों को ना मिलना, चुनाव के लिए प्रॉपर मतलब भागीदारी ना होना,
पुरुषों के बराबर अधिकार ना मिलना, और राजनीति के क्षेत्र में जो भी आपको पता है, जो भी फीमेल और मेल के बीच में जो भेदभाव होते हैं वो आपको लिखने हैं। फिर आपको लास्ट में लिखना है कि इन सभी मुद्दों से उत्पन्न होने वाला संघर्ष राजनीतिक आयाम कहलाता है, क्योंकि इसमें हमने पर्टिकुलर राजनीति की बात ही करी है। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम का मतलब क्या है? आर्थिक का जो शब्द है वो रिलेट करता है पैसों से, इट मीन्स मनी। आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं या प्राइवेट जॉब का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। यानी कि जॉब जो होती है या अवसर जो होता है उसमें असमान वितरण, क्योंकि जब भी कोई भी वैकेंसी आती है या हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं, अब तो खैर नहीं है इतना, बट हम पहले देखते थे कि अगर हम किसी ऑफिस में गए तो ऑफिस में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 20 लड़कियां होती थी और 80 लड़के होते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? अवसर का असमान वितरण है। तो आर्थिक क्षेत्र में किया गया भेदभाव लड़के और लड़की के बीच, यानी कि जेंडर के आधार पर आर्थिक क्षेत्र में किया गया भेदभाव हुई क्या कहलाता है? आर्थिक आयाम कहलाता है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, अवसरों में असमान वितरण और आर्थिक संसाधनों पर अधिकार ना मिलना, व्यवसाय नौकरी के क्षेत्र में भेदभाव। इस प्रकार के किसी भी उदाहरण पर जब कोई संघर्ष होता है तो वह जेंडर आधारित का आर्थिक आयाम कहलाता है। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको खाली 3 मुद्दे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जेंडर आधारित पढ़ रहे हैं, उसके बाद जातीय पढ़ेंगे, देन हम धार्मिक पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आपकी बुक में है लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, धार्मिक वाला हम नहीं पढ़ेंगे। 2 हैं, दोनों को हम अच्छे से कवर करेंगे। और जो जेंडर आधारित हम पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम क्या समझ रहे हैं? हम आयाम को समझ रहे हैं, संघर्ष के आयाम को। यानी कि जो भी भेदभाव लड़का और लड़की के बीच में जेंडर के आधार पर किया जाता है तो वो किस किस क्षेत्र में होता है, जिस क्षेत्र में होता है वही उसके आयाम कहलाते हैं। चलिए अभी हम सामाजिक की बात कर लेते हैं। सामाजिक आयाम में क्या होता है? सामाजिक असमानता, समाज की कुरीतियाँ या रीति रिवाज कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मतलब लड़कों को ज़्यादा अधिकार मिलता है, लड़कियों को कम अधिकार मिलता है। अभी तो खैर इतना नहीं है, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं आज के टाइम पर, तो इतना नहीं है। बट अभी भी कहीं ना कहीं किसी भी गांव में देखा जाए तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। समाज में होने वाला जो लेडीज़ों के प्रति जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा होती है, चाहे उनको किसी भी चीज़ का उत्पीड़न हो, यौन उत्पीड़न, या उनको किसी भी चीज़ को लेकर टॉर्चर किया जाता है लाइक दहेज वगैरह, जिस भी चीज़ के लिए, तो ये सब क्या हो गया? ये सब सामाजिक आयाम के ही उदाहरण है। समाज में होने वाला भेदभाव, जैसे वंश को लेकर बेटे की चाह, अब आपने बहुत बार देखा भी होगा कि अब तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अब हमारे समाज में इतना नहीं है जितना पहले था। पहले क्या होता था कि लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक है, और लड़के का बर्थडे मनाते थे, लड़कियों का बर्थडे नहीं मनाते थे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मुद्दे या छोटे छोटे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं या एग्जाम्पल हैं जो कि हमें आर्थिक आयाम का उदाहरण देखने के लिए जहाँ से हमें मिलता है। तो जेंडर के आधार पर अगर समाज में कोई भी भेदभाव होता है लड़के और लड़की के बीच तो वो आयाम कहलाता है। किसका आयाम कहलाता है? वो सामाजिक आयाम कहलाता है, संघर्ष का सामाजिक आयाम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने पढ़ लिया, जब समाज या राज्य के अंदर इस प्रकार के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं या इससे होने वाले संघर्ष, जेंडर आधारित संघर्ष का सामाजिक आयाम कहलाता है। मतलब वही है कि जब भी ये इस एग्जाम्पल के तहत कोई संघर्ष देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एग्जाम्पल तो अक्सर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन जब तक लड़ाई नहीं होती, जब तक संघर्ष नहीं होता, तब तक वो चीज़ लोगों के सामने नहीं आती। और जब भी ऐसा कोई संघर्ष मिलता है जिसमें कि ऐसा कुछ होता है तो वो सामाजिक आयाम के अंदर आता है। उसके बाद है सांस्कृतिक आयाम। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, मिसप्रिंट है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो सांस्कृतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम में कुछ नहीं, सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? धर्म, जाति, भाषा, खान पान, रहन सहन, यही सब है। तो जब भी कहीं पर भी किसी भी समाज के अंदर अगर 2 लोगों के बीच में धर्म को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है और उस भेदभाव से जो संघर्ष उत्पन्न होगा तो वो कहलाता है सांस्कृतिक आयाम, यानी कि संघर्ष का सांस्कृतिक आयाम। ठीक है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, रहन सहन हो गया,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर जब समाज के अंदर दो लोगों के बीच में भेदभाव होता है और भेदभाव से जो संघर्ष उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है सांस्कृतिक आयाम। ठीक है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है ये किसी एक देश में पाया जाए, जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही है। ये भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में ऐसा पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग, क्योंकि लोग हर तरीके के लोग रहते हैं हर देश में, तो इसीलिए ये भारत के अंदर ही नहीं बल्कि हर समाज हर देश में ये चीज़ पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें दक्षिण अफ्रीका का, मैंने आपको पढ़ाया था जो एक आंदोलन हुआ था, नस्ल वाला जो आंदोलन था या रंग भेद वाली जो नीति थी, तो बेसिकली वहाँ पे क्या था, वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हुई या जो भी हिंसा हुई, खैर हिंसा तो नहीं हुई थी, मतलब जो भी संघर्ष हुआ तो वो क्या था, वो एक सांस्कृतिक आयाम भी था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर भी था, भाषा के आधार पर भी था, और देखा जाए तो वो कलर के आधार पर था बेसिकली, है ना, रंग भेद की नीति गोरे और कालों के लिए थी। तो वो सांस्कृतिक आधार पर जो किया गया भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और उससे जो संघर्ष उत्पन्न हुआ था वो किसका एग्जाम्पल है, सांस्कृतिक आयाम का एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, आप उसको सामाजिक में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो सामाजिक नहीं है, वो सामाजिक में भी आप उसको लिख सकते हो और उसको सांस्कृतिक में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा दोनों से ही रिलेट करता है। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल जो है वो एक आयाम में ही सेट हो। कई बार क्या होता है, एक आयाम जो एक एग्जाम्पल होता है वो दो आयाम का एग्जाम्पल हो सकता है, समझ रहे हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है ये किसी एक देश में पाया जाता है, यह हर उस क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं। थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लिखने में, तो थोड़ा देख लेना। लाइन ये लिखी है कि ज़रूरी नहीं है यह एक देश में ही पाया जाता है, यह हर उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। इस प्रकार हमने अभी तक ये समझा कि जेंडर आधारित संघर्ष क्या है, साथ ही इसके आयाम समझे। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि जेंडर आधारित संघर्ष के संदर्भ में जो आयाम है, संघर्ष के आयाम, उसको समझाइए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया था और इसका आंसर बनेगा ये। ठीक है, अब हम यहाँ से समझते हैं आगे हमारा जो जातीय संघर्ष है। कई बार जातीय को ना लिख करके नृजातीय भी लिख देता है कि नृजातीय संघर्ष क्या होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शीतकाल जो चल रहा था, शीतकाल के दौरान या शीतकालीन समय के दौरान नृजातीय और धार्मिक संघर्ष हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो ऐसा क्यों है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस टाइप से आया था। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आखिरकार नृजातीय संघर्ष क्या होता है। ठीक है, आपका एक जो मुद्दा था वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, जो कि हमने ऊपर देख लिया जेंडर वाला। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे नृजातीय पर, यानी कि जातीय पर। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे भूमिका। नृजातीय संघर्ष को समझने से पहले हमें नृजातीय समूह को जानना जरूरी है। एक समाज में रहने वाले उन पृथक व्यक्तियों का समूह जो अपनी संस्कृति, भाषा, जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर समाज से अलग रहते हैं। यानी कि ये समाज है, समाज में एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो समाज से थोड़ा सा अलग रहते हो और उन सभी के विचार सेम हो, सबकी भाषा सेम हो, जाति सेम हो, धर्म सेम हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें तो आज के टाइम पर जो बंटवारा किया गया था, मतलब राज्यों का जो बंटवारा हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनकी भाषा के आधार पर हुआ है। आपने पढ़ा होगा एक समिति थी, फजल अली समिति, जो मतलब जिन बच्चों को पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी उनको पता होगा, शायद फजल अली समिति ही है, इस टाइप से कुछ नाम है, देख लेना, फजल अली समिति। मैं एक बार ना कमेंट में पिन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो फजल अली जो समिति है, अली नहीं है शायद, फजल करके कुछ है, अली मैं कंफर्म नहीं हूँ, अली लगाए पीछे कि नहीं लगा, इस टाइप की कोई समिति है। बेसिकली बताने का मतलब ये है कि इस समिति के द्वारा ही कहा गया था कि जो भी राज्य बटेंगे, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, तो ये किस आधार पे बटे हैं, ये अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर बटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाली यही बोला गया है कि नृजातीय संघर्ष को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि ये समूह जो है, नृजातीय समूह होते क्या है। तो एक ऐसा समूह
जो समाज से अलग रहता हो, समाज से अलग रहता हो, और लेकिन वो समूह कैसा हो, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म और नस्ल के आधार पर हो सकता है। अब देखिए जो इनके जो समूह है वो किस आधार पर होते हैं, तो भाषा, धर्म, नस्ल और कबीला। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं छोटा छोटा कि होता क्या है। भाषा, नृजातीय समूह की उत्पत्ति में भाषा का योगदान सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि भाषा के आधार पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे पंजाबी पंजाब में, तमिल, बंगाली, कन्नड़ इत्यादि। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अगर आप भी कहीं जाओगे, आपको भेज दिया जाए कर्नाटक, आप उनकी भाषा नहीं समझ पाओगे, आप वहाँ पे अपने आप को सेफ फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उनकी भाषा नहीं समझ में आएगी, है ना। तो ऐसे ही जिसकी जो भाषा होती है ना, वो वहीं पर कंफर्टेबल हो सकता है। ये सेम लाइन जो मैं बोल रही हूँ, ये आपकी बुक में लिखी हो, या उठा के पढ़ लेना आप, ठीक है। सेम लाइन है कि आप अगर कहीं जाते हो, आपको आपके भाषा वाले लोग, जिनकी आपकी और उनकी भाषा यदि सेम है, तो आप वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे। यदि आपको किसी ऐसे राज्य में ले जाया जाए जहाँ पे आप उनकी भाषा ना समझ सके और वो आपकी भाषा ना समझ सके, तो वहाँ पे आप अपने आप को सेफ़ या कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको प्यास लगेगी, आप पानी मांगोगे, हो सकता है पानी उनके यहाँ पे कुछ और हो, किसी और चीज़ को बोलते हो, तो वही चीज़ है। तो भाषा के आधार पर ये जो लोगों का समूह है ये अलग हुआ। जैसे पंजाबी का पंजाबी, तमिल, बंगाली, इसी टाइप से सारे राज्यों को बांटा गया, ठीक है। अब देखिए धार्मिक का समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको नॉर्मली लिखना है, समुदाय हर धर्म हर क्षेत्र से हो सकता है। जैसे हमने अभी पढ़ा, भाषा के आधार पर भी एक समुदाय बन सकता है और धर्म के आधार पर भी एक समुदाय बन सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदू तो सभी है, हिंदू के अंदर अलग अलग जाति होती है, किसी की कोई जाति है, किसी की कोई जाति है, तो जाति के आधार पर भी ग्रुप बन सकता है और पर्टिकुलर एक धार्मिक विचारधारा के ऊपर भी ग्रुप बन सकता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध। अब हिंदू हिंदू के साथ ही कंफर्टेबल फील करेगा, मुस्लिम मुस्लिम के संग ही कंफर्टेबल फील करेगा, सिख सिख के संग और बौद्ध बौद्ध के संग। बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, ये जो है खाली आपको संघर्ष के प्रोस्पेक्टिव से समझाया जा रहा है, ठीक है, कि मतलब लोगों को। लेकिन जैसे हिंदू है, हिंदू को सबके संग अच्छा लगेगा, मुस्लिम के संग भी, सिख के संग भी, बौद्ध के संग भी, बट ज़्यादा अच्छा उसको अपनी कम्युनिटी के संग ही लगेगा, है ना। अब जैसे कोई लड़का है या कोई एक लड़की है, उसे कहीं ऐसी जगह पे बिठा दो जहाँ पे उसकी टाइप की लड़की नहीं है, या लड़कों वाले क्लासरूम में बिठा दो, तो वो कंफर्टेबल होगी? वो नहीं होगी कंफर्टेबल। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। हम भी अगर आप कहीं अपने रिलेटिव या रिश्तेदारी में जाओगे, क्या आप कंफर्टेबल रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहोगे, फिर आप भी 1 हफ्ता नहीं रह सकते वहाँ, बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको शुरू से रहने की आदत कहाँ है? अपने घर की है। तो इसी टाइप से धर्म के आधार पर देखें तो धर्म के आधार पर भी ऐसा होता है कि जो जिस धर्म का लोग हैं, उनको उनके धर्म के साथ ही रहना सही लगता है। और इसी टाइप से समुदाय यानी ग्रुप जो है समाज के अंदर बनते हैं। ऐसा समुदाय, जैसे मान लो जो हिंदू है और वो समाज से अलग रह रहा हो, वो कोई संघर्ष करे, तो वो एक अलग टाइप का संघर्ष होता है, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं नस्ल को। जैसे धर्म, व्यवसाय, भाषा, संस्कृति, विशेषताएं, रंग इत्यादि, ये होता है नस्ल। नस्ल किसी की कैसी भी हो सकती है, जैसे धर्म, व्यवसाय। अब आपने एक सुना होगा PWD होते हैं शायद, कुछ बच्चे PWD होते हैं ना, जो थोड़ा मतलब विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं कुछ बच्चे। अगर उनको नॉर्मल बच्चों के संग रखोगे, पढ़ाओगे, क्या उन्हें उतना ही समझ में आएगा जितना आपको आएगा? नहीं आएगा, है ना। क्योंकि वो बच्चा हम जैसा नहीं होता है ना। तो उनको उनके ही समुदाय के संग, उनके ही जैसे बच्चों के संग ही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील करे, उसे भी लगे कि भाई मेरे में कोई कमी है, तो जिनके संग मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी कोई ना कोई कमी है। अब ये होता है नस्ल वगैरह, यानी कि वो धर्म के आधार पर भी हो सकता है, व्यवसाय के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी हो सकता है, सांस्कृतिक और रंग के आधार पर भी कोई भी ग्रुप समाज के अंदर बन सकते हैं। उसके बाद देखिए कबीला क्या है। कबीला कुछ नहीं होता, कबीला जहाँ लोग रहते हैं सेम धर्म, जाति या रंग के लोग जहाँ एक जगह रहने लग जाएं, वो होता है कबीला। हर एरिया में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जैसे मान लो अब आपका कोई भी कॉलोनी है, मान लीजिए आप कितनी कॉलोनी है, कई बार आपने सुना होगा
कि उस तरफ सासी रहते हैं या उस तरफ बिहार के लोग रहते हैं, या कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि उस तरफ तो ऐसे लोग रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कबीला बटा होता है कि हाँ भाई उस जगह जो है ना ऐसे संप्रदाय के लोग ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये होता है कबीला, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ सेम जाति सेम धर्म के लोग एक साथ रहते हों। अब हम यहाँ समझते हैं निर्जातीय आंदोलन जो होते हैं, निर्जातीय जो संघर्ष होते हैं, उनके आखिरकार कारण क्या होते हैं, क्योंकि आप समझोगे तो ऐसे हो नहीं, और बुक में भी अगर हमें पढ़ाया गया है तो कैसे पढ़ाया गया है, क्योंकि ऐसी कोई ना कोई घटना हुई होगी तो वो किससे रिलेट करती है, वो हिस्ट्री से रिलेट करती है। तो यानी कि हमें एग्जाम्पल के साथ समझना होगा कि निर्जातीय आंदोलन के जो उदय हुआ या निर्जातीय जो आंदोलन हैं उनके क्या कारण होते हैं, वो आखिरकार आंदोलन क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए, निर्जातीय आंदोलन की कुछ मांगे होती हैं, निर्जातीय आंदोलन की कुछ मांगे होती हैं जिनके कारण आंदोलन होते हैं। यदि मांगे पूरी हो जाए तो शांति व्यवस्था होती है, जाहिर सी बात है अगर मांगे पूरी होगी तो शांति होगी, और यदि मांगे पूरी ना हो तो वह आंदोलन का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण समाज में अशांति जैसी व्यवस्था कायम हो जाती है। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि भाई उनकी क्या मांगे हो सकती हैं। चलिए अब उनकी मांगे देखते हैं। जो ऐसे सेम समुदाय के लोग होते हैं उनकी कुछ मांगे हमने हिस्ट्री में देखी हैं। सबसे पहले है स्वायत्ता की मांग। एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर को देख सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा वो है, उसने क्या है अपनी स्वायत्ता की मांग रखी है। स्वायत्ता का मतलब ये होता है कि हाँ भाई मैं इंडिया के साथ तो हूँ, मैं इंडिया का ही हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे अपना अलग से संविधान चाहिए, मुझे एक अलग से अपना दर्जा चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का कहने का मतलब ये है, ये होती है स्वायत्ता की मांग। स्वायत्ता की मांग मीन्स मैं उस चीज़ से अटैच हूँ बट मैं उससे थोड़ा सा डिटैच भी हूँ, ऐसे समझो, ठीक है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर का कहने का मतलब है कि मैं इंडिया के साथ तो हूँ लेकिन मुझे अपनी पूरी फ्रीडम चाहिए, मुझे अपना अलग से संविधान चाहिए। तो ये सारी कुछ मांगे थी जो कि पूरी नहीं हुई। तो कुछ मांगे ऐसी होती है जो पूरी नहीं होती है, जिनके कारण आंदोलन होने लगते हैं समाज के अंदर। दूसरा है अलगावाद की मांग। नाम से ही पता लग रहा है अलगावाद। अलग का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। जैसे नागालैंड की जो मांग थी ना उस टाइम पर, नागालैंड ये चाहता था कि मुझे इंडिया के अंदर नहीं जुड़ना है, मुझे एक अपनी अलग कंट्री चाहिए। नागालैंड ये चाह रहा था कि भाई मुझे एक अपनी अलग कंट्री चाहिए, मुझे किसी में शामिल नहीं होना, ना पाकिस्तान के संग, ना चीन के संग, ना नागालैंड के संग। जैसे आपको मैंने भी प्रीवियस शायद वीडियो में बताया था आतंकवाद वाले में, जो श्रीलंका में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में लिट्टे का ग्रुप था, मतलब तमिल इलम, टाइगर ऑफ तमिल इलम थे। तो वो तमिल के यानी कि भारत के, वो चाह रहे थे कि हमें श्रीलंका के अंदर अपना अलग से राज्य मिल जाए या अपना अलग से देश मिल जाए, इस टाइप से। तो यानी कि स्वायत्ता की मांग और अलगावाद की मांग जो होती है ना वो अलग होती है। स्वायत्ता का मतलब होता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हम हैं तो आपके साथ ही लेकिन हमें फ्रीडम चाहिए। अलगावाद कहता है कि भाई मुझे आप लोगों से पूरा अलग होना है। तो ये उनकी मांगे होती है। अब नागालैंड के, अगर आप लोग तो कभी नहीं मिले होंगे, हालांकि मैं भी नहीं मिली हूँ नागालैंड के इंसानों से, या मतलब वहाँ पे कैसे मनुष्य रहते हैं, उनकी संस्कृति कितनी अलग होती है। अगर आप यूट्यूब पे या नेट पे देखोगे भी तो उनकी लैंग्वेज भी बहुत हमसे डिफरेंट होती है ना, हम उनको नहीं समझ पाते। तो इसीलिए उनका कहना ये था कि हमारी ना लैंग्वेज सेम है ना, मतलब कुछ सेम, ऐसा तो कुछ सेम है नहीं कि हम आप लोगों के संग शामिल हों। तो हमें अपना एक अपनी अलग से कंट्री चाहिए, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। उसके बाद तीसरा है बाहरी लोगों का विरोध। बाहरी लोगों का विरोध जैसे कि असम ने किया था। असम जो है आपको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसके बगल में ही, अगल बगल में। तो जो असम है इस साइड में असम, और इस साइड में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोग जो है ना वो असम में धीरे धीरे आकर बस रहे थे, और असम के लोगों की जो लैंग्वेज है वो असमिया लैंग्वेज है या इस टाइप से कुछ लैंग्वेज है उनकी, है ना। तो वो जो है सेम संस्कृति के लोग हैं, सेम समाज के लोग हैं, यानी कि उनकी सांस्कृतिक, धर्म, कल्चर, रहन सहन, खान पान, संगीत, नृत्य शैली सब कुछ सेम है असम के लोगों का। अब वहाँ पर आकर अगर दूसरे लोग आकर बसे,
कौन बस रहा था? बाहर के लोग, मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया, बांग्लादेश के लोग। तो जाहिर सी बात है कि फिर इस टाइम पर क्या होगा, संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके हिस्से में कोई आकर रहे। अब आप ही अपने माइंड से सोचो भाई, आपका घर है, आप अपने घर में रह रहे हो, आपके घर में आकर कोई पड़ोसी रहने लग जाए, क्या आप रहने दोगे? नहीं रहने दोगे। क्यों? क्योंकि आपको भी ये डर होगा कि ये हमें मतलब हमारे पर कब्जा ना कर लें। तो सेम चीज़ उन्हें भी ये डर था कि ये हमारी संस्कृति पर कब्जा ना कर ले, या हमारा मतलब जो भी उनका रहा होगा, मतलब बेसिकली एग्ज़ाम्पल जो है ये सच्ची घटनाएं हैं, इसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है कि कैसे जो वहाँ के लोग हैं उनकी क्या क्या मांगे थी। तो हम अपने, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, और हम इसीलिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ रहे हैं हर चीज़ों को, कि जो भी ऐसे समुदाय होते हैं जिनका एक अलग कल्चर होता है, एक अलग रहन सहन होता है, अलग खान पान होता है, उनके आखिरकार क्या क्या मांगे हो सकती हैं। हमने जितने भी हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल लगे हमें, वो एग्जाम्पल आपको दे के समझाए गए हैं, ताकि आप भी पेपर में कुछ इस टाइप से लिख सको कि बाहरी लोगों का विरोध में आपको क्या लिखना है, कि जो इस टाइप के समुदाय होते हैं, निर्जातीय जो समुदाय होते हैं, वो जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन के उनके 3 कारण होते हैं। तीसरे कारण में आपको लिखना है कि बाहरी लोगों का विद्रोह। हम इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा, या इस टाइप से जैसे भी आप अपने पेपर में लिखते होगे उस टाइप से आपको लिखना है। फिर आप लिखोगे उदाहरण के तौर पर असम में जो इस टाइप का आंदोलन हुआ था, उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि बाहरी लोग आकर, बाहरी लोग आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, जो लोग थे बांग्लादेश के लोग आकर असम के अंदर बस रहे थे। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे टॉपिक उतना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है आपका जो निर्जातीय संघर्ष है। जो इस टाइप के संघर्ष होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो हिंसात्मक भी हो सकते हैं, अहिंसात्मक भी हो सकते हैं। उससे निपटने के आखिरकार क्या उपाय है? तो उपाय समझेंगे, 4 उपाय हैं। सबसे लास्ट समझो, लास्ट वाला इजी है, जागरूकता अभियान। अगर लोगों में जागरूकता रहेगी तो ऐसा नहीं होगा। जागरूकता अभियान पहला है, कारण को खोजना। आखिरकार संघर्ष क्यों हो रहा है किसी भी जगह पर? जैसे किसान आंदोलन होता है, किसान विद्रोह करते हैं, मतलब विद्रोह तो नहीं, बेसिकली सॉरी, आंदोलन जो करते हैं, वो आंदोलन वो लोग क्यों करते हैं? कारण समझना। कारण समझने के बाद सरकार एक अच्छा सा उनको जो भी सॉल्यूशन हो, बेस्ट सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करे, ताकि वो चीज़ शांत हो। तो कारण को खोजना सबसे पहला उपाय है। और उसके बाद यहाँ पे कारण को खोजने के बाद कोमा लगा के यहाँ पे लिखना कि अच्छा सा निर्णय देना, ताकि जो लोग मतलब जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं वो संतुष्ट हो सकें। दूसरा है समूह में सामंजस्य स्थापित करना। समूह में सामंजस्य स्थापित करना, जितने भी ग्रुप होते हैं उन सभी ग्रुपों में आपस में सामंजस्य जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है, वो स्थापित करना। लोगों को बताना कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, चारों हैं भाई भाई। इस टाइप से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि हम मतलब नाम अलग है लेकिन सब भाई भाई ही है। तो इस टाइप से जागरूकता की कमी होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर आज के टाइम पे देखो तो आपके जो भी फ्रेंड होंगे, मोमडन भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, है ना, और हम लोगों को ये सब पता है। बट उस टाइम पे लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मालूम होती थी। मालूम तो होती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की उनके अंदर कमी होती थी। फिर बात विचार हेतु मंच प्रदान करना। अगर बात विचार के लिए उनके पास मंच होगा तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों पार्टी, जिन पार्टी के बीच में संघर्ष हैं, वो दोनों अपने अपने जो भी उनके विचार होंगे वो विचार विमर्श कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके विचार विमर्श करने से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए। जैसे आप घर में भी देखते होंगे, जब भी 2 भाई बहनों की लड़ाई होती है, वो बाद में बात करते हैं इसके बारे में कि तूने तो ऐसा किया था इसलिए मैं तेरे से लड़ रही थी। वो बोलेगी नहीं, तूने ऐसा किया था तो मैं तेरे से लड़ रही थी। तो फिर बाद में क्या होता है, सॉल्यूशन दोनों भाई बहन आपस में भी कभी कभार निकाल लेते हैं। वो बोलेंगे ठीक है, तू आज के बाद ऐसे मत करियो, मैं तेरे से नहीं लड़ूंगी। अक्सर हमारे घरों में भी ऐसा होता है ना। तो घर का ही एग्जाम्पल अगर आप किसी दूसरे समाज को लेकर समझोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पे आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है और कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी भी बच्चे को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मीन्स किसी भी बच्चे को अगर मेरे शब्द से ठेस पहुँची हो, तो उस बच्चे से मैं माफ़ी चाहूँगी।
हो सकता है कि समझाते वक्त कुछ निकल गया हो, कुछ बोल दिया गया हो ऐसा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है पहली बात तो नहीं बोला गया है, बट अगर इन केस कुछ ऐसा बोल दिया गया होगा तो उस बच्चे से माफ़ी चाहूँगी। कोई भी गलत कमेंट ना करे, समझाने के पर्पज़ से ही सभी धर्मों या जो भी जाति हैं इनका एग्जाम्पल लिया जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके पेपर में आपकी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने यूनिट 3 के साथ, जिसमें हम देखेंगे जो ये संघर्ष होते हैं वो कितने स्तर पर होते हैं, कितने लेवल्स पर होते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत लेवल होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है, कई सारे लेवल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।